तो एक थ्योरम देखते हैं। जैसे तुमने यूक्लिड डिवीजन लेमा देखा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखा, वैसे ही एक थ्योरम यूज होती है फर्स्ट चैप्टर में, और वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। क्या होता है ये तो रटनी तो है ही, तो रटनी पड़ेगी, डिफाइन है क्योंकि आती भी आजकल डिफाइन लिखने को, मगर है क्या पहले वो बताओ। जैसे सपोज ये लिखा है आपने 12, ये लिखा है 15, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आया 3 और 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आ गया आपके पास, तो इसका प्राइम फैक्टर 2, 2, 3 है, जबकि इसका प्राइम फैक्टर है 3 और 5। यही है। क्या दोनों के प्राइम फैक्टर को हम एक कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये 12 का प्राइम फैक्टर है या ये इसका प्राइम फैक्टर है, कह सकते हैं ऐसा? नहीं। तो यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है? 4 से, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर, 1 को नेचुरल नंबर में डिस्क्राइब किया और कोई बताया नहीं, तो 4 कंपोजिट नंबर। तो हर कोई कंपोजिट नंबर के फैक्टर बन सकते हैं, प्राइम फैक्टर बन सकते हैं। क्या एक के प्राइम फैक्टर दूसरे से मैच कर सकते हैं? कभी नहीं। 4 का प्राइम फैक्टर 2 क्रॉस 2 होगा, वैसे ही अगर किसी का भी ले लो 25 का 5 क्रॉस 5 होगा। क्या 25 के अलावा किसी और का फैक्टर 5 क्रॉस 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि सारे कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स यूनिक होते हैं। बस कहने को तो सिर्फ इतनी सी बात कही जा रही है, लेकिन एज ए डिफाइन कहा जा रहा है तो उसमें थोड़ा सा जान डाल दिया जाएगा। तो आपके लिए है एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए, उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है प्राइम्स में, यानी प्राइम नंबर्स में, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये बिल्कुल यूनिक होगी, और हर कंपोजिट नंबर की फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक होगी फ्रॉम द अदर औरों से, फ्रॉम द अदर या ऑर्डर में इन विच द प्राइम फैक्टर, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। मतलब ये कहना चाहता है, इसका मतलब क्या है? फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, मतलब अगर 2, 3, 2 लिख लो या ये लिख लो, क्या ऑर्डर के आगे पीछे होने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ये भी 12 का प्राइम फैक्टर है, ये भी 12 का प्राइम फैक्टर है, और ये भी 12 का प्राइम फैक्टर है। तो इसका मतलब ये है फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, तो जिस ऑर्डर में वो इधर उधर हो जाए उसको छोड़कर बाकी हमेशा क्या होते हैं? वो यूनिक होते हैं दूसरों के फैक्टर से। तो हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और उसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी? यूनिक। यहाँ तक खत्म हो गया। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर को छोड़कर, ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं, ऑर्डर से कोई नहीं, तुम इतना भी याद कर लो यूनिक होता है तो भी काफी। ये हमने कराया क्यों? इसका यूज क्या है? उसके लिए हमारे पास ना 2 क्वेश्चन है जिसका यूज है। बुक में 2 क्वेश्चन है, 1.2 में क्वेश्चन है, उसमें कहा है कि 6n प्रूफ करो कि 6n कभी भी 0 पे फिनिश नहीं होता। तुम्हें पता है कि कभी नहीं होता? कैसे? देखो 6 की पावर 0 कितनी होगी? 1, किसी की भी पावर 0 1 होगा। 6 की पावर 1 कितनी होगी? 6, 2 कितना होगा? 36, 3 कितना होगा? 2 1 6, ये तो हमेशा एंड ही 6 पे होने वाला है। 4 होगा 1 2 7 6, तो ये हमेशा एंड होना है 6 पे। हमें पता है नहीं होगा 0 पे एंड, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि ये 0 पे कभी एंड नहीं होगा। दिक्कत ये है कि हमें प्रूफ करना है कि ये 0 पे कभी एंड नहीं होगा। तो हम ऐसे एग्जांपल तो दे नहीं सकते कि भैया देखो नहीं हो रहा है एंड, तो आपको तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा कि देखो एंड नहीं होगा। तो उस कुछ ना कुछ लिखने के लिए आपको क्या क्या लिखना है और ये डिफाइन कैसे यूज होनी है उसमें। तो आपने पहले इसको 6 को फैक्टराइज किया तो 2 क्रॉस 3 हो गया, एन हो गया, ठीक, ये हो गया 2 and 3 है। फिर लिखोगे टू गेट 0 फैक्टर मस्ट बी इन 2n and 5 है। किसी को भी एंड होने के लिए 0 में, टू गेट 0, तो 0 पाने के लिए फैक्टर को होना चाहिए मस्ट बी 2n and 5n, यानी कि 10, जैसे 10 के पावर है कोई भी हो 0 ही आएगा आखिर में, 50 हो कोई भी हो 0 ही आएगा आखिर में, यानी 2 and 5 का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। एंड फिर ड्यू टू द, किसकी वजह से? ड्यू टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये लिखोगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, ड्यू टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसके जो फैक्टर हैं वो कभी इस फॉर्म में तो नहीं आ सकते, वो तो यूनिक है,
ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे ना, किसी और फॉर्म में तो नहीं बदल सकते हम उसे। तो ड्यू टू दैट, तो फाइनली आपको लिखना है ड्यू टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 6 की पावर n कैन हैव ओनली 2 and 3 एज ए फैक्टर। तो एक फैक्टर उस पर 2 and 3 ही हो सकता है एंड कैन नॉट बी n and 0, क्योंकि यूनिकनेस है, उसके फैक्टर सिर्फ 2 और 3 हो सकते हैं। 2 and 5 गलती से भी नहीं हो सकते आप, क्योंकि यूनिकनेस है, सबके फैक्टर अलग अलग ही होते हैं। तो ये कभी भी एंड नहीं हो सकता 0 से। तो ऐसे दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने 1.2 में दिया हुआ है और एक क्वेश्चन पीछे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, वहाँ 4 लिखा हुआ है, वहाँ 4 है। तो जहाँ जहाँ 3 है वहाँ आप 2 कर दोगे, तो आप कह सकते हो सेम चीज को कि इसके फैक्टर ये हैं 2 and 2 है, एंड ये भी कभी एंड नहीं हो सकता 0 पे। तो 4 and का क्रॉस फैक्टर बनेगा 2 × 2। ऐसे ही वो कोई भी डिजिट दे सकते हैं, 2 डिजिट बुक ने दी है 4 और 6 वाली, आपको 12 भी दी जा सकती है। तो आप कहोगे कि ये यूनिकनेस है, किसी के भी फैक्टर किसी से मैच नहीं करते, तो इसके फैक्टर ये हैं और यही रहने वाले हैं, 2 and 5 नहीं बनने वाले गलती से भी। तो अगर वो 2 and 5 बन ही नहीं सकते, तो यानी कि ये कभी भी एंड नहीं हो सकता 0 से, क्योंकि 0 पे एंड होने के लिए जो उसके फैक्टर हैं वो 2 and 5 होने चाहिए, यानी 2 भी होना चाहिए 5 भी होना चाहिए, तभी वो 0 पे एंड हो सकता है। तो इस केस में नहीं हो सकता। तो आप ये लिखोगे। तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, ये डिफाइन इंपॉर्टेंट है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अगर आपको ये नहीं भी लिखना तो फैक्टराइजेशन इज यूनिक करके भी आप यहाँ तक का आंसर कंप्लीट। पूछा है कि एक्सप्लेन करो क्यों ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर्स है, यानी बताओ क्यों कंपोजिट नंबर है। तो कोई कंपोजिट नंबर क्यों होता है पहले वो बताएं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 4 से कंपोजिट नंबर होता है, 6 सेकंड कंपोजिट नंबर है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर आपके पास 18 है, फिर 100 ऐसे चलते रहेंगे। कंपोजिट नंबर्स होते क्या, जिनका फैक्टर वो और कोई और भी, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे अगर 4 को करेंगे तो 2 × 2, 2 फैक्टर है इसके, तो 2 फैक्टर है इसके फैक्टर है 2 और 3, इसके भी 2 फैक्टर हैं। तो जिसके फैक्टर, जैसे अब 2 क्यों नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर कौन है, 1 को नहीं गिनते, तो 1 को तो नहीं गिनते, तो कितना फैक्टर है, एक ही फैक्टर है। 3 का भी क्या है, 3 × 1, यानी कि 1 को नहीं गिनेंगे तो एक ही फैक्टर है। तो जिसके फैक्टर एक ही होता है उसको आप प्राइम नंबर्स कहते हो, और जिसके फैक्टर मोर देन 1 होता है उसे आप कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो फैक्टर का एक से ज्यादा होना कंपोजिट नंबर है। जैसे कोई कहता कि 12 को प्रूफ करो कि ये कंपोजिट नंबर है, तो तुम कहोगे 3 × 4, 2 फैक्टर है इसके, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो क्या हो गए, एक से ज्यादा फैक्टर है इसका, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो सेम बात है कि अगर इसको भी मुझे दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर है, तो मैं इसके साथ क्या करने वाले हैं, इसे भी हमें 2 फैक्टर दिखाने पड़ेंगे। ये 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन एक तरह से आपके पास 7, 11, 13 प्लस में 13, अगर 13 कॉमन ले लिया, अंदर 7, 11 और 1 प्लस में 1 यही आएगा। एक 13 हो गया और एक 77 प्लस 1, यानी कि 13 × 78, 2 है, 2 फैक्टर है ना। तो 2 फैक्टर है तो क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। इट हैव 2 फैक्टर्स सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो आप स्टेटमेंट लिखोगे कि इसके 2 फैक्टर हैं, ये कंपोजिट नंबर है। सेकंड वन में भी आपने ऐसे ही देखो, यहाँ भी 5 है, ये पूरा मल्टीप्लाई, ये पूरा एक डिजिट है और ये एक डिजिट है, तो ये पूरा 5 कॉमन ले लिया इसमें से, अंदर 6 है, 5 आ चुका बाहर, 3 है, 2 है, 1 है, प्लस में 1 है, यही है। चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, चाहे तो बता दो कि एक और फैक्टर है, 5 भी है इसमें फैक्टर। तो मगर इतनी बड़ी मल्टीप्लाई हम कर दें तो 6 6 36 और 28, 8 6 48, 4 कैरी 24, 2 8, 12, 72, 8 0 108। तो 108 है, फिर 1 प्लस कर देंगे तो 109। तो इसके भी होंगे 2 फैक्टर। जब मोर देन 1 फैक्टर होगा, जब 2 फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर होगा। तो इट हैव 2 फैक्टर्स, 5 and 109, सो वी कैन से इट इज ए कंपोजिट नंबर। नंबर 7 में दिया हुआ है कि एक सर्कुलर फील्ड है, उसके चारों तरफ 2 सोनिया एंड रवि राउंड काट रहे हैं। तो सोनिया 18 मिनट लेती है इसे कवर करने में, 18 मिनट में यहाँ पहुँच जाती है, और रवि टेक लेता है 12 मिनट लेता है। तो ऐसा कभी ना कभी टाइम जरूर आएगा कि दोनों एक साथ यहाँ होंगे। ऐसा क्यों?
देखो अगर सपोज सोनिया है वो 18 मिनट में लेती है, रवि 12 मिनट में पूरा कर देता है। जब रवि यहाँ पहुंचा होगा तो सोनिया अभी यही होगी, ठीक है। अगली बार जब रवि, क्योंकि रवि वो 6 मिनट पीछे चल गई उससे, अगले राउंड में भी रवि जब दोबारा यहाँ पहुंच जाएगा तब सोनिया ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ होगी। अगले राउंड में जब रवि यहाँ पहुंच जाएगा तो सोनिया यहाँ होगी। अगले राउंड में जब रवि यहाँ फिर दोबारा पहुंच जाएगा तब सोनिया यहाँ होगी। और एक बार ऐसा आएगा जब रवि यहाँ पहुंच चुका और सोनिया भी यहाँ पहुंच चुकी, लेकिन सोनिया के राउंड कम है और रवि के राउंड ज़्यादा है, क्योंकि उसने चक्कर उससे ज़्यादा लगा लिए हैं। वो पीछे रहती चली गई और एक टाइम ऐसा आया कि दोनों ने स्टार्ट दोबारा किया। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कितने मिनट बाद वो दोनों एक साथ एक ही जगह पर होंगे। तो दे मीट वो दोनों मिलेंगे आफ्टर द LCM ऑफ, आफ्टर द टाइम क्या होगा, जो टाइम है LCM ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट। तो आप 18 एंड 12 का क्या ले लोगे LCM, तो 2 9 6 3 3 2 एंड वंस अगेन 3 1 2 एंड 2 1 1। तो LCM आ गया आपका 36। तो वो 36 मिनट बाद ही दोबारा मिल जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन कुछ और भी आते हैं, रेड लाइट वाले आते हैं ज़्यादातर, कि एक जो पहली रेड लाइट है वो 30 मिनट से 30 सेकंड के बाद दोबारा चालू हो जाती है, उससे अगले वाली जो होती है वो 40 सेकंड वाली बाद दोबारा रिपीट होती है, उससे अगली वाली 60 सेकंड बाद रिपीट होती है। कौन सा ऐसा टाइम आएगा कि तीनों रेड लाइट इकट्ठे रेड हो जाएंगी? तो ऐसे क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं। या इसमें जैसे दो ही थे, इसमें 3 भी हो सकते थे कि सोनिया, रवि एंड एक और लड़की रिया, वो तीनों ही इसको राउंड काट रहे हैं और तीनों एक बार फिर कहाँ मिलेंगे, ये भी पूछा जा सकता था। तो ऐसे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होते हैं, बाहर से ही आते हैं, इसलिए बता रही हूँ। मोस्टली टाइम वाले आते हैं कि रेड लाइट वाले, या इसको इंक्रीज करके दे देंगे, 3-4 लड़के दे देंगे, 3-4 गर्ल नाम दे देंगे और कहेंगे वो दोनों सारे के सारे मिलकर एक बार फिर एक ही पोजीशन पे कब होंगे, तो वो एक ही पोजीशन पे होंगे। जितना टाइम ईच वन लेता है उन सबका क्या लगा दोगे, 4-5 जितने भी होंगे सबका LCM ही उनका दोबारा मीटिंग करने का टाइम होगा। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और आती है, जैसे 7 बजे उन्होंने रेस शुरू की थी, 7 बजे जैसे इसी में होता कि तो कहोगे कि 7 o'clock मॉर्निंग में 7 AM पे उन्होंने स्टार्ट किया था, तो वो दोबारा कितने टाइम पे मिलेंगे, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो तुम कहोगे 7 फिर 7:36 पे मिलेंगे, तो कितने पे मिलेंगे वो 7:36 AM पे रिपीट वो मिलेंगे। अभी तो बहुत कम लगा है, कई बार जैसे इसका आंसर अगर 72 आता, 72 मिनट आता, तो वो कहता है कि कितने टाइम बाद मिलेंगे। उन्होंने 7 बजे शुरू की थी अपनी रेस, तो 7 बजे शुरू की थी, ये कितना हो जाएगा 1 hour 12 minute, 1 hour 12 minute। तो 7 बजे शुरू की थी तो दोबारा कब मिलते हैं वो 8:12 पे। तो कभी कभी ऐसे इसको ऐड करके दे देंगे सवाल को, तो अभी तो 36 ही है, 1 घंटे से कम है, तो ऐसे निकल गया। अगर ये केस ज़्यादा होता 18, 12, 36 और भी होते केस, तो अगर उसका LCM अगर 72 आता तो और वो पूछते 7 बजे स्टार्ट किया है तो वो दोबारा कब मिलेंगे, तो 8:12 में लगेंगे। तो क्वेश्चन NCERT ने 2-4 ही क्वेश्चन दिए होते हैं और इजी दिए होते हैं। जब बाहर से आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके आता रहता है। अब करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है कि √3 इरेशनल है। तो जब हम पे मैथ्स में ना, अभी वैसे 9th में था नहीं, ऐसे 10th में ही है, जब हमें मैथ में ये होता है कि ये प्रूफ करना है कि ये जो है वो ही है, तो हम कहते हैं चलो ठीक है ये नहीं है, ये तुमने कहा ये है इरेशनली, हमें प्रूफ भी से इरेशनल करना है, तो हम कहेंगे चलो नहीं है, मान लिया इरेशनल। इरेशनल नहीं है तो रैशनल होगा, दो ही तो चीज़ होती है, रियल नंबर 2 पार्ट्स में बटे होते हैं, या तो इरेशनल होते हैं या रैशनल होते हैं। चलो नहीं है इरेशनल, रैशनल होगा। अब हम रैशनल मान के सवाल को करते चले जाएंगे और लास्ट में प्रूफ कर देंगे देखो ये रैशनल भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में लिखोगे सबसे पहले एज्यूम, भाई एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम √3 इज ए रैशनल नंबर। अब नहीं है भाई रैशनल, तो हम क्या कहते हैं कि रैशनल है, ठीक है। फिर बाय द डिफाइन ऑफ रैशनल नंबर, हर एक रैशनल नंबर अपॉन में होता है। बाय द डिफाइन ऑफ रैशनल नंबर
√3 यानी कि a अपॉन में b होगा डेफिनेटली, क्योंकि रैशनल नंबर की डिफाइन है कि वो हमेशा ऐसे अपॉन में होता है। तो आप कहोगे बाय द डिफाइन ऑफ रैशनल नंबर यानी कि √3 a और b के बराबर होगा, क्योंकि हमने तो एज्यूम कर लिया ना कि नहीं अभी रैशनल, चलो इरैशनल नहीं है, चलो रैशनल है। अब रैशनल है तो ये इस फॉर्म में ही होना चाहिए जहां पर वेयर a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम बताना क्या होते हैं, जो किसी सेम से डिवाइड नहीं होते, एंड b नहीं है इक्वल 0 के। सब कुछ लिखना जरूरी है क्योंकि प्रूफ है। अब कोप्राइम बता देती हूँ, कई लोगों को भी नहीं पता होगा। जैसे 15 और 18 तो नहीं, 21 16 दोनों ऐसा नहीं है कि किसी की टेबल से नहीं जाते, दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन दोनों को प्राइम है। को प्राइम मतलब दोनों एक ही किसी डिजिट से नहीं डिवाइड होंगे। ये 3 से डिवाइड हो सकता है, वो 4 से डिवाइड हो सकता है। तो को प्राइम नंबर वो पेयर होता है जो दोनों किसी एक डिजिट से डिवाइड ना होते हो। तो हमने कहा ये को प्राइम है, यानी ये को प्राइम है। जैसे ये लिखा है ना को प्राइम है, ये कट नहीं सकते आप किसी से, किसी कॉमन से कट नहीं सकते, तो कट ही नहीं सकते। तो यानी कि ये को प्राइम्स हैं। हमने ये माना कि अगर ये रैशनल है तो इस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में होंगे। तो हमें पता है कि हम लोएस्ट टर्म में लिखते हैं, तो ये को प्राइम है, किसी और से कटेंगे नहीं। और नीचे वाली चीज कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि वो मैथ के खिलाफ है। मैथ में नीचे कभी 0 हो ही नहीं सकता। यहाँ तक हो गया। अब हम इसे इस तरफ ले आते हैं, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो √3b इक्वल a आ गया। नेक्स्ट में करेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। लिखने के मार्क्स है भाई, सब कुछ लिख लेना। 3b² और ये तो ये आ गया 3b² a²। अब b² को अकेला छोड़ा तो a²/3। अब एक और थ्योरम इसमें यूज होने वाली है। कोई भी डिजिट है, सपोज ये है तुम्हारा 81, 9 का स्क्वायर है, ये 3 से कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। तो 9 भी कटेगा 3 से। तो किसी का भी स्क्वायर अगर 3 से कटता है तो उसका वो डिजिट भी स्क्वायर जरूर कटेगा। जैसे 64 है, 64 2 से कटता है, ये 8 का स्क्वायर है, तो 8 भी 2 से जरूर जाएगा। तो यानी कि ये थ्योरम है, थ्योरम्स को साइड में लिखना है, लेकिन फिलहाल ये थ्योरम है कि कोई भी डिजिट, तो अगर आपको इसका मतलब क्या हुआ था, इसका मतलब है कि a² को डिवाइड कर रहा है 3। इसका मतलब ये हुआ कि a² को डिवाइड कर रहा है 3, क्योंकि सामने कुछ चीज आई है। एक बार फिर देखो, याद तो आपको करना ही होता है ये, मगर अगर आप समझ के याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सपोज ये 18 है और ये 2, इसको कट के सामने क्या आना है 9। अगर इसको काट के सामने 9 आया, इसका मतलब 2 ने 18 को डिवाइड कर दिया। तो आप भी कह सकते हो, उसके सामने भी कुछ आया है, तो आप भी कह सकते हो 3 डिवाइड कर रहा है किसे a²। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 डिवाइड्स a², so it is also divide a। अगर ये a² को डिवाइड करेगा तो ये a को भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा। तो ये डेफिनेटली a को डिवाइड करेगा, तो a/3 हो गया एक तरह से। किसी ना किसी से तो जाएगा, तो मान लिया c से जाएगा। इसका मतलब क्या, जैसे आपने लिखा 16 और ये 4, सामने कितना है 4, यानी यहाँ कोई डिजिट आएगा ना, यहाँ कोई ना कोई डिजिट तो आएगा। तो वैसे ही अगर a से 3 डिवाइड करता है a को, या a डिवाइड होता है 3 से, तो कोई तो डिजिट आने वाली है। तो वो कोई ना कोई क्या होगा, इंटीजर। तो आप लिखोगे क्या, वेयर c इज एन इंटीजर, जहां c एक इंटीजर होगा। यहां तक हो गया। अब एक बार फिर स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग अगेन, स्क्वायरिंग अगेन। तो आपके पास क्या क्या आ गया, a², 9 c², ये हो गया a², 9 और c²। तो अगर इसे, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं आप a² की, पहले a² को यहाँ ले जाओ इसे, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, a² आ जाएगा 9c²। a² की वैल्यू लिख सकते हो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो 3b² इक्वल 9c², दोनों तरफ से 3 कॉमन आ गया, तो b² इक्वल हो गया 3c²। नेक्स्ट लाइन पे आप फिर दोबारा क्या कर सकते हो कि b² डिवाइड बाय 3 इक्वल में c²। तो इसका मतलब क्या हुआ एक बार फिर, कि जो 3 है वो b² को डिवाइड कर सकता है। अगर वो स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो उसे भी डिवाइड कर सकता है।
यानी फाइनली अभी कैसे कैसे लिखना है वो तो देख लेंगे। यानी फाइनली ए 3 से भी डिवाइड, मतलब 3 ए को भी डिवाइड कर पा रहा है और बी को भी डिवाइड कर पा रहा है। अभी हमने कहा था कोप्राइम है, किसी एक नंबर से डिवाइड ही नहीं हो सकता, और अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए भी 3 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा जो एजम्पशन है, एक तरह से जो हमने शुरू से एज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर है, वो गलत साबित हो गया, क्योंकि अगर ये कोप्राइम नंबर है तो किसी भी सेम डिजिट से डिवाइड हो ही नहीं सकते थे, लेकिन ये तो हो रहे हैं, इसका मतलब ये गलत है। तो अब लिखना कैसे कैसे था वो आपको याद रखना है, और हम कर क्या रहे थे वो आपको पता होना चाहिए। हम किसी तरह से ये प्रूफ कर रहे थे कि ए भी 3 से डिवाइड हो गया और बी भी 3 से डिवाइड हो गया, और अगर ये दोनों किसी एक ही डिजिट से डिवाइड है तो ये कोप्राइम नहीं है, और अगर ये कोप्राइम नहीं है तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है और ये इरेशनल ना होके रैशनल ही है। रैशनल ना होके रैशनल ना होके इरेशनल ही है। तो यहाँ पर हम पहुंचे थे। इसके बाद क्या लिखना है आपको वो देखो। तो बी स्क्वायर 3c, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो इट इज आल्सो डिवाइड बी। अगर 3 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो बी को भी डिवाइड करेगा। तो यानी आप लिख सकते हो बी को भी डिवाइड करेगा तो बी 3 किसी से तो जाएगा, कोई तो इंटीजर होगा, तो सी क्या है, इंटीजर। तो इसको इक्वेशन 3 डाल दो, और जहां आपने लिखा था कि a को डिवाइड करता है 3 डिवाइड a स्क्वायर, ये वाला, इसको नंबर 2, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 we can say 3 divides a and b, so it is not co-primes. तो so it is not, नहीं, so a and b, 3 divides a and b, so a and b are not co-prime, not co-prime. तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है, सो आवर assumption is wrong. सो √3 एक इरेशनल नंबर ही है। तो एक बार फिर री देखो क्या क्या किया, और उसे 2 बार करना। ये एग्जांपल है, √5 क्वेश्चन है, √7 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कराऊंगी। तो सबसे पहले आपने कहा कि प्रूफ करो √3 एक इरेशनल नंबर है। तो हमने लिखा, एज्यूम कर लिया भाई अगर इरेशनल प्रूफ करना है ना तो 2 ही टाइप के होते हैं रियल, या तो रैशनल या फिर इरेशनल। तो इरेशनल करना है तो हमने कहा चलो नहीं है इरेशनल, रैशनल कर लेते हैं कि रैशनल है। तो रैशनल है तो डिफाइन जो है रैशनल नंबर की वो होती है कि उसके सारे नंबर a अपॉन में b की फॉर्म में हो सकते हैं, जहां पर a और b कोप्राइम्स होते हैं, यानी वो किसी और से जाते नहीं हैं, और b कभी 0 नहीं होता। तो हमने इसको इधर की साइड मल्टीप्लाई कर दिया, √3b a हो गया, स्क्वायरिंग दोनों साइड किया तो आपके पास आ गया 3b स्क्वायर a स्क्वायर, b स्क्वायर को अकेला छोड़ा, स्क्वायर अपॉन में 3। इसका मतलब क्या होता है कि 3 डिवाइड कर पा रहा है a स्क्वायर को, तो इसका मतलब है 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो इट इज आल्सो डिवाइड a। तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो a/3 यानी कि 3 डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई डिजिट आएगी, तो वेयर c इज एन इंटीजर है। अब स्क्वायरिंग अगेन करा तो a स्क्वायर बाय 9 और ये आ गया c स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल हो गया 9c स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी कहाँ से, इक्वेशन 1 से, तो 3b स्क्वायर इक्वल 9c स्क्वायर हो गया। तो आपने फिर दोबारा इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है तो b स्क्वायर इक्वल 3c स्क्वायर लिख दिया। अब 3 को नीचे लाए तो b स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल c स्क्वायर आ गया। एक बार 3 फिर नीचे आ गया और सामने नॉर्मल डिजिट आ रही है, यानी कि b स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर b स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो b भी डिवाइड होगा, तो b अपॉन में 3 भी किसी इंटीजर के बराबर आ जाएगा। अभी हमने कहा था कि ये दोनों कोप्राइम हैं, दोनों किसी से डिवाइड नहीं होंगे, किसी एक डिजिट से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन हमने तो प्रूफ कर दिया कि दोनों के दोनों 3 से